हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं सामान्य विज्ञान का फुल रिवीजन क्लास है यानी मास्टर क्लास है। ठीक है, तो जितने भी ग्रुप डी वाले हैं भैया एनटीपीसी का भी जो पेपर दे रहे हैं है ना क्योंकि अभी जो है और कितने और लोगों का हो गया, अगर देखा जाए तो लगभग 60 लाख लोगों का मान लीजिए पेपर हो ही गया है। 60 लाख और लोग बचे हुए हैं। ठीक है, 60-70 लाख मान लीजिए बचे हैं। तो अभी तक जितना पेपर हुआ उस पैटर्न को देखते हुए कि रेलवे कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक साथ देखेंगे इसको, है ना। और ठीक ठाक लंबा वीडियो होगा, मास्टर वीडियो है, आपका रिवीजन होना है। जब आप पढ़ रहे थे डिटेल्स में वो अलग की बात थी, अब यहाँ पे रिवीजन होना ज़रूरी है ना, क्योंकि आपको चीज़ें पता तो होती हैं लेकिन फिर वो उस समय वहाँ मतलब अफसोस होता है यार, काश एक बार मैं देख लिया होता तो क्लियर रहता है ना। तो अफसोस वाली चीज़ें ख़त्म कर लेंगे हम लोग इस वीडियो में, पूरी साइंस का। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी सारे मिक्स होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, वीडियो शुरू करें उससे पहले ही, क्योंकि वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, जीव विज्ञान और तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं, तो अरस्तु जी। ठीक है, अगर हम कहें विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के, तो अरस्तु जी ही हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें लिखा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। ठीक है, और इसमें सब सारी चीज़ें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अभी एक्स्ट्रा बताऊं, हर चीज़ दे रखा है इसमें, है ना। जैसे मैं सोच रहा था अभी बाकी बॉटनी वोटनी का बताऊं, तो इधर मैं देख रहा हूँ नीचे है, देखिए। तो चलिए जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो जैव विकास को लैमार्क ने, है ना। लैमार्क और डार्विनवाद होता था और ये चीज़ें उसमें पूछता है। फिलहाल यहाँ पे जो है जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। चिकित्सा शास्त्र के जनक जो होंगे हिप्पोक्रेस्टस जी, हिप्पोक्रेस्टस। उसके बाद वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टर वनस्पति विज्ञान के, जीव या पूरे विज्ञान के हो जाएंगे अरस्तु जी, और रसायन विज्ञान के लैवासियर जी। ठीक है, या लैवासियर। तो ये हो गए सारे विज्ञान के जनक वनक, है ना, जो एक बेसिक स्टार्टिंग होता है वो उस तरीके से हुआ है। उसके बाद मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, तो ये एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, मानव का विकास, उसके इतिहास, परंपराएं इत्यादि को हम लोग उसमें पढ़ते हैं, क्या, एंथ्रोपोलॉजी में। उसके बाद हम लोग कहेंगे ग्रहों के गति के नियम को जो है जॉन्स केपलर ने, है ना, केपलर की गति विषयक तृतीय नियम थे, और तृतीय नियम मतलब 3 नियम था। तो उसमें इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं बड़ा रॉकेट साइंस आज आप जानते हैं, पहले में तो उन्होंने कहा कि सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, चलो भाई ठीक है, और सूर्य उसके बीच में होता है, वो भी ठीक है। तो ये सब ऐसे ही उन्होंने बताई थी, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये वाली जो है तहलका मचाने का काम किया था आइंस्टाइन जी ने, है ना। E = mc²। इससे पहले जो चीज़ें हुआ करती थी, तो एनर्जी को द्रव्यमान से अलग समझा जाता था, लेकिन इन्होंने संबंध दर्शाया जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, बहुत लेट इन्होंने पढ़ना शुरू किया था। तो आज हम लोग कहानियों से थोड़ा बचेंगे, कहानी मतलब अंदर नहीं जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि रिवीजन करना और कंप्लीट रिवीजन करना है। ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने। अब लोग सोचेंगे ये क्या मतलब है यार, तो गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम और जड़त्व का नियम दोनों एक ही बात है। तो न्यूटन और गैलीलियो जो है दूरबीन का नियम निर्माण किया था और जड़त्व का नियम की भी खोज की थी। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन है, और प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत मतलब क्या क्या फर्क पड़ता है किस हिसाब से, तो डार्विनवाद के तहत हम लोग पढ़ते हैं। ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत को समझाया था। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन क्या बनती है, ध्यान से देखिए सुनिए। उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी व्रीज, प्राकृतिक वर्ण, है ना, का सिद्धांत ये डार्विन। ठीक है, और आपको मैं दिखा दूं लैमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम इन्होंने लैमार्क ने समझाया। ठीक है, तो जैव विकास लैमार्क है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, और डार्विन विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं,
तो डार्विन ही है, चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आनुवंशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, मैटर पौधा वगैरह था, ये भी पूछ लेता, नॉर्मल सी बात है, लेकिन दे दिया है, मतलब ऐसा थोड़ी कि बहुत हम लोग एक्स्ट्रा कुछ बात करने जा रहे हैं, सब दे ही रखा है। तो उस मटर के पौधे पे उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। आनुवंशिकी के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा था सबसे पहले तो डब्ल्यू वाटसन ने आनुवंशिकी सबसे पहले कहा था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम्स में, किसमें, क्रोमोसोम्स में उत्परिवर्तित होता है जो आनुवंशिकी होती है। सर्वप्रथम जीन शब्द का जोहान्स ने प्रयोग किया था, जीन, और यह सबसे छोटी इकाई एक्चुअल में होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो है जीन शब्द का जोहान्सन ने प्रयोग किया था। जीन्स जो अवस्थित होते हैं वो गुणसूत्रों में होते हैं, है ना, वो गुणसूत्र होते हैं उसमें होते हैं। और एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित बीटल एवं चैटम ने किया था। एक जीन और एक एंजाइम, ये जो है बीटल एवं चैटम ने बताया था कि ऐसा कुछ होता है। और आरबीसी जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें आप नई कुछ चीज़ें मिल सकती हैं आपको, नहीं तो आप सब पढ़ रखे हैं, बचपन से पढ़ ही तो रहे हैं यार साइंस में। और लेकिन उसका आज यूज़ का मतलब टाइम आ गया है, तो उसको रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है भाई, लोहा पाया जाता है, फेरस, है ना, 26 इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, यौगिक है किसका, प्रोटीन का, एक प्रोटीन का यौगिक है हीमोग्लोबिन। और खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया में क्या हो जाता है, खून का थक्का नहीं जमता है, यानी विटामिन के की कमी हो जाती है ना। और लौह मेहता भी हो जाता है, लौह मेहता कांगो गणराज्य में, यानी कि साउथ अफ्रीका वाले क्षेत्रों में और लोगों को हो जाता है, यानी कि लोहा अधिक हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक्चुअल में वो लोग क्या करते हैं ना, लोहे के बर्तन ही इस्तेमाल करते हैं, उसमें बियर वगैरह पीते हैं, तो इसलिए उनको जो है लौह अधिकता करके कुछ ऐसा है, लौह मेहता वगैरह जो भी है, तो उससे भी दिक्कत होती है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है भाई, बाहर जो आपका रक्त जमता है, ये पूरा प्रोसीजर है, जमता कैसे एक्चुअल में। तो हिपेरिन जो होता है ना, वो अंदर जमने बिल्कुल नहीं देता, उसे रोके रहता है। तो ये प्रोटीन ऐसी होती है हिपेरिन, वो जब तक वायु के संपर्क में ब्लड नहीं आएगा तब तक वो जमने नहीं देगी। ठीक है, उसके बाद वो जालिका बनाना शुरू करती है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पाद जो है लीवर में, यकृत में होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, हिपेरिन का कहाँ होता है। उसके बाद हिपेटिक सेल होती है ना, उसमें वहाँ से होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त को हम लोग जब पढ़ते हैं तो हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का थक्का बनने में जो सहायक करते हैं तो प्लेटलेट्स होते हैं, जो रक्त के थक्का जमाने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है, प्लेटलेट्स जो है प्लीहा में निपट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। रक्त को थक्का जमने में सहायक विटामिन जो है वो आपकी के है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है नेप्टोक्यूनान। रासायनिक नाम जो सुन लीजिए, नेप्टोक्यूनान। हालांकि ये जो कंप्लीट वीडियो आपको पहले से बहुत पहले से ही पब्लिश्ड है, तो आप चाहें तो उसमें प्ले लिस्ट में जाएँ, हर चीज़ का जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ पे चेक कर लेंगे। ट्रिक वाली जो चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, तो इस पर पूरी जो आपकी क्या है ये विटामिन जो है पूरी कंप्लीट ट्रिक से है, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, है ना। इस तरीके से ट्रिक है, तो याद कर सकते हैं आराम आराम से। देखिए इसमें जो है ये हो जाएगा नेप्टोक्विनॉन, इसका रासायनिक नाम। और आगे हम चलते हैं, या क्लोबमीन कहा जाता है, नेप्टोक्लोबमीन ऐसे कुछ। रुधिर का तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का कितना % भाग जो है प्लाज्मा होता है, तो 60% अकेला प्लाज्मा ही होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा होती है। और पांचवी क्या होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए ठोस, द्रव, गैस एंड प्लाज्मा। और देन फिर हम बात कहेंगे तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर ढूंढा था। ठीक है, तो ये 5वीं व्यवस्था है। और ये हवा में कुछ उसको जैसे होता है ना, धूल कण वगैरह जैसे टाइप के उड़ते हैं, तो उस और टाइप का ही कण है, जैसे हिग्स बोसान जो था, है ना, तो वही पार्ट हम कहें तो गॉड पार्टिकल्स के टाइप का ही मसला होता है यहाँ पे, तो वो 5वां हो जाता है। तो रक्त में क्या पाया जाता है, देखिए एक बार पहले आया था क्या, लोहा है, फिर से लोहा ही आया है, मतलब तो कोई दिक्कत ना है, देखते रहिए।
ब्लड बैंक क्या प्लीहा कहलाता है। देखिए प्लीहा में जो है क्या होता है, ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली एक्चुअल में प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स प्लीहा में निपट जाते हैं, तो ये ध्यान देंगे। और अब देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज़ आया है, एक बार फिर से देखिए क्या है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। स्प्लीन जो है वो ब्लड बैंक कहलाता है, और वहीं पे लिखा है साफ साफ आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहते हैं, तो प्लीहा को ही कहते हैं। यानी कि ये समस्या है भाई, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित कितना रखा जाता है, तो 40 फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, 40 फ़ारेनहाइट पर उसको सुरक्षित रखा जाता है। और रक्त समूह जो है ए बी और ए बी ओ सब जो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर हम कहते तो सबको सर्वदाता वो ओ है, और सर्वग्राही ए बी है। ठीक है, ये तो कैसे ब्लड वितरित होता है वो भी। रक्त समूह को लैंड स्टीनर ने सबसे पहले ढूंढा था सर्वदाता, तो ओ ए हो गया यार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर एस फैक्टर उससे पहले दे रखा है, आर एस फैक्टर संबंधित है, आर एस फैक्टर संबंधित है रक्त से। उसके बाद आर एस फैक्टर की खोज करता तो लैंड स्टीनर एवं विनर थे। लैंड स्टीनर एवं विनर आर एस फैक्टर की खोज करता है, ये ध्यान देंगे। रक्तचाप को नियंत्रित करती है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो रक्तचाप को और नियंत्रित करेगी। रक्त को शुद्ध करती है किडनी, वक्र। ठीक है, और लंग्स देखो ऐसा होता है ना, कुछ लोग लंग्स सोचने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है एक्चुअल में। तो कुछ लोग सोचते हैं यार यही तो शुद्ध होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो ब्लड है ना, चूँकि ब्लड ही सब कुछ हमारे कोशिकाओं की हम कह तो लाइफ लाइन है। कोशिकाओं के पास से भोजन लेके आना या वहाँ से अपशिष्ट पदार्थ वापस लाना, ये सारे काम कौन करती है, ब्लड ही करता है। तो ब्लड में क्या होता है एक्चुअल में, जो एमिनो एसिड है ना उसका जब उपभोग हो जाता है, उसका जब दहन होता है, तो अमोनिया गैस बन जाती है। तो अमोनिया गैस किस में बन जाती है, ब्लड में। और फिर ब्लड बेचारा कहाँ आता है, किडनी के पास। कहता भाई थोड़ी मदद करो, तो किडनी क्या करता है, वो उसको उस अमोनिया को किस में बदल देता है, वो अमोनिया को बदल देता है यूरिया में। यूरिया में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, है ना, और मूत्र मार्ग से उसको बाहर कर देगा। तो यही होता है, रक्त को शुद्धि करता है किडनी या वक्र। ठीक है, अब रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डायलिसिस। ये जो प्रोसीजर होता है वो डायलिसिस कहलाता है। तो देखिए कितना प्यारा सा है। मूत्र का निर्माण होता है किडनी में ही। वक्र का भार जो होता है 150 ग्राम, ये भार जरूर पूछ रहा है। तो किडनी का वजन कितना होता है भैया, 150 ग्राम। उसके बाद मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी होती है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जो हमारे किडनी में क्या बन जाती है भैया, पथरी, है ना, स्टोन जो बनता है वो कितना होता है, वो हो जाता है किस चीज़ से बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। ब्लड का पीएच स्केल पूछ रखा है, तो 7.4 होता है ब्लड का पीएच स्केल, है ना। जैसे वाटर का सिर्फ सेवन रहेगा क्योंकि उदासीन हो जाएगा। और अम्लीय चीज़ें जैसे 6.3 आमतौर पे आपको मिल जाएगा। थोड़ी बहुत नियर बाय में भी होता है मानव मूत्र का पीएच स्केल। तो ये चीज़ें जो है कम या ज़्यादा होती रहती हैं, है ना। और रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र को विलियम हार्वे ने अध्ययन किया था। विलियम हार्वे, ये तो जानते हैं सब लोग। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली, देखिए शरीर से हृदय की ओर कुल मिला के सिराओं में क्या बहना है, अशुद्ध रक्त। तो सिराएं कहाँ जाएंगी भाई, एक सिर्फ फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी, ये दोनों अपवाद है। बाकी सारी चीज़ें सभी सिराएं और इम्प्योर ब्लड ले जाएंगी। अब यहाँ पे इम्प्योरिटी का ये मतलब नहीं है कि इसमें अमोनिया है, यहाँ ये मतलब है कि हम वो जो सिराएं लेके जा रही है वापस, होता तो है अशुद्धियाँ, तो उसमें जो है CO2 की मात्रा अधिक है, और वो जाएगी लंग्स पे, और लंग्स पे जाने के बाद वहाँ से O2 ट्रांसफ़र करके फिर वापस फुफ्फुस धमनी सिरा के माध्यम से ब्लड, प्योर ब्लड फिर वापस उसमें आने लगता है, फिर सिराओं से फिर वितरित, सॉरी धमनियों से फिर वितरित हो जाता है पूरे बॉडी में। तो सिराओं में हमेशा क्या बहेगा, इम्प्योर ब्लड अर्थात CO2 मिक्स रहेगा, और प्योर ब्लड में O2 मिक्स हो जाएगा, वो धमनियों में बहता है। धमनियाँ आमतौर पर नीचे रहती हैं, बचपन में आप लोग खूब पढ़े होंगे इस पे अंतर। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले को धमनी कहते हो गया ना। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, तो पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है, ये कृत्रिम हार्ट है।
ये ध्यान देंगे, जो ज़राविक 7 है वो आर्टिफिशियल हार्ट है, ये ध्यान देंगे, आर्टिफिशियल हार्ट। और उसके बाद शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा ही होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है, और इसका पीएच स्केल कितना है, 7.7, तो यानी इतना क्षारीय है, और ये पीले हरे रंग का क्षारीय होता है। अब इसका आप पूछेंगे रोल क्या, तो रोल बहुत है भाई। ये ना होना तो आपकी जो फैट है वो उसका तो बिल्कुल पाचन ही नहीं होगा, और भी बहुत सारे काम ही करती है। फिलहाल पित्त स्रावित होती है तो लीवर में, यकृत में, ठीक है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए, भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। उसके बाद जो पित्त होता है ना, बाइल, हमारी जो बाइल होती है वो कहाँ जमा होती है, तो पित्ताशय में भाई। बाइल ब्लैडर में तो जमा होगी, तो वहीं जमा होती है। हाइड्रोफोबिया जो है, डर लगता है पानी से, वो कुत्ता काट लेता तब, सब जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसकी वजह से, विषाणु की वजह से। अब मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि भाई आप जाकर ट्रिक देख लीजिए, विषाणु, जीवाणु, बायोलॉजी वाले पार्ट में जाइएगा, ठीक है। विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, बात तो ये यार, हाँ, प्रोटोजोआ, इन सब से होने वाले रोग जो है सारे के सारे ट्रिक से कंप्लीट है ना। अब जैसे इसको मैं कहूँ तो इसका क्या हो जाएगा, अभी देखिए, विषाणु की खोज जो है इवानोवास्की ने करी थी, ये ध्यान देंगे। और हाइड्रोफोबिया हो जाता है विषाणु के वजह से। तो ट्रिक की बात करें तो जैसे उसमें था विषाणु स्मॉल हो चला जी पोखरे में इजीली, तो ऐसा करके फिर उसको रिलेट किया गया है। तो मैंने बोर्ड पे उसको कंप्लीट किया, तो जाके प्लीज़ देख लेंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, सभी जो है चीज़ें कंप्लीट हैं। विषाणु का अध्ययन करते हैं तो वायरोलॉजी में, है ना। यहाँ उसकी बात हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि रिवीजन करना है, तो वो एक विशेष टॉपिक हो जाता है ना। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग रिवीजन ही करेंगे। रानीखेत बीमारी फैलती है तो ये वायरस से ही, ये रानीखेत बीमारी है, देखिए कुछ एडिशनल चीज़ें मिलने लगेंगी, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली जो है फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो भी विषाणु के कारण ही होता है, फुट एंड माउथ। ये देखिए एडिशनल चीज़ें हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। फुट एंड माउथ और जो रोग है वो विषाणु के कारण, और रानीखेत ये भी विषाणु के कारण, ठीक है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत, यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, कवक, माइको, शैवाल, फाइको, ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। और शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज से बनी होती है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति शैवाल बना होता है तो सेल्यूलोज का बना होता है। जीवाणु जो बैक्टीरिया की खोज ये लीवेनहॉक ने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज करी थी। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है स्टेनलेस स्टील में। उसके बाद जो है, अब स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे स्टील बनता जाएगा, घटाते जाएंगे मृदु लोहा बनता जाएगा, है ना। सबसे कम जो है हवा में, और कहाँ नहीं, एकदम से निर्वात में। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए चांद पर जाके विस्फोट कराया जाए तो बताइए कितने समय बाद पृथ्वी पर आएगा, तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश गमन हो जाता है एक्चुअल में, ना तो उसमें सबसे कम तो प्रकाश मतलब सबसे स्पीड तो उसकी निर्वात में ही होती है ना, 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। अब ऐसे वो बढ़ता बदलता जाएगा, जैसे जल में आएगा तो 2.24 2.25 हो जाएगा उसका, 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे केरोसिन में आएगा तो वो कम, यानी कि चीज़ें बदलती जाएंगी उसमें, है ना। जितना सघन माध्यम होगा तो उतना ही कम होता जाएगा। अब ये पूछा है कि जो ध्वनि की चाल होती है ना वो कितनी होती है, तो अलग अलग जगहों पे होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 760 मील प्रति घंटा है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ताप जब आप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ये ध्यान दीजिए। एक्चुअल में हम लोग दिमाग लगाने लगेंगे यार, जब ताप कम रहेगा तो सांद्रता रहेगी ज़्यादा, तो ध्वनि की चाल जो है कम रहनी चाहिए उस समय, तो ये ध्यान दीजिए। ताप बढ़ाएंगे ध्वनि बढ़ेगी। वायु है मिश्रण, यौगिक नहीं, मिश्रण है, गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस में विलयन का, गैस में गैसीय विलयन का उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है भैया, 332 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, हवा में 332 और ऐसे डायरेक्ट जो 760 ये मील प्रति घंटा था, और यहाँ 332 मीटर प्रति सेकेंड है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इन मील में थोड़ी समस्या होती है, 1.64 करके, फिर वो किलोमीटर के हिसाब से होता है। अब हम बात करेंगे, उसमें वो दे दिया था डेसिबल, है ना, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं किसमें, डेसिबल में, है ना।
तो आमतौर पे हम जैसे नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो 60 से 70, अब मैं जितना तेज़ बोल रहा हूँ इस समय 60 से 70 डेसिबल के आसपास बोल रहा हूँ, और नहीं 50-60 बोल रहा हूँ मैं, है ना। जैसे हम लोग विस्फर करते हैं, कानाफूसी करते हैं, तो कानाफूसी में क्या होता है, अब हम लोग नहीं करते हैं, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं। तो उसमें क्या होगा, 20 से 30 जो है डेसिबल आवाज़ चाहिए हमें, और जो शोर में आने लगता है तो 90+ शोर में आने लगता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती है कि इतने में, अब जैसे आप सो रहे हो और कान का पर्दा जैसे फट गया किसी का, तो कितने में फट जाएगा, तो उसकी कोई सीमा तो नहीं है। लेकिन अगर सोते समय देखा जाए तो 90 के आसपास अगर आप शोर करते हैं किसी के सोते हुए व्यक्ति के सामने पास, तो उसके जो कान के पर्दे फट जाएंगे, यदि वह नींद में है तब। ये थोड़ी सी चीज़ को ध्यान देंगे। अब जैसे यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग विराम हो ही लेते हैं, क्योंकि और थोड़ा सा अंदर पूछ सकता है। ध्वनि की बात करें तो ये 3 प्रकार की एक्चुअल में होती है। एक तो ध्वनियाँ जो होती हैं, तरंगें जो होती हैं, इसमें जो तरंगें होती हैं, एक तो श्रव्य, एक अपश्रव्य, और दूसरी जो तीसरी जो हो जाती है पराश्रव्य। तो अपश्रव्य 0 से 20 के बीच में होती है, यानी कि हम लोग नहीं सुन सकते उसको, है ना। अपश्रव्य तरंगें सुन नहीं सकते, और सुन सकते हैं तो 20 से अ, यार 20 से 20 हज़ार तक ही तो होता है। हाँ, 20 से 20 हज़ार होता है, इतना ज़्यादा जो है श्रव्य में आता है। और 20 हज़ार प्लस जो हो जाते हैं वो एक्चुअल में हो जाते हैं पराश्रव्य में, है ना। और नॉर्मल तरीके से जो है, जैसे उसमें पूछ लेगा पिस्टन का कितना हो जाता है। अब जैसे मशीन गन है तो 150 के आसपास वो भी शोर करती है, लेकिन वहाँ तो काट काट के फटते नहीं फटते हैं। तो आदमी बैलेंस बना लेता है खुद ही। चलिए, वो थोड़ी सी ज़्यादा हम लोग इधर उधर जाने लगे, और शायद इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं मुझे याद रहेगा तो मैं लास्ट में अभी रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है। कि कौन उत्पन्न कर सकता है, कौन सुन सकता है, कौन क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। फिलहाल हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। वाष्प का जो है घनत्व जो होता है हवा में 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, और सबसे बड़ी जो दूरी हो जाएगी दूरी का मात्रक वो पारसेक हो जाता है। क्या? पारसेक। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, 3.5 के आसपास प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष 3.5 या 1.5, चलिए अच्छा करेक्ट करिए। एक वर्ष, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.4 से गुणे 10⁻12 किलोमीटर, या 9.4 से गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होती है एक प्रकाश वर्ष। आ गया देखिए, दूरी का सबसे बड़ी मात्रक जो हो जाएगी पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है, जड़ के जो रूपांतरण है वो मूली है, गाजर है। एक बार फिर से देख लीजिए इनकी शक्ल, मूली और गाजर। देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप आराम से इसको विजुअल तरीके से भी देखते रहिए और सुनते रहिए। यदि आपके पास, आपको लग रहा है कि थोड़ा आप अपनी परीक्षा के अलावा भी काफ़ी बिजी हैं, तो सिर्फ सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सुन लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सुनते रहिए, रखे रहिए हेडफोन लगा के, जो भी है प्यार से हेडफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए। उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको शायद नहीं मिल जाए, बाकी आपको रिवीजन ही करना है, उम्मीद करता हूँ। तने के रूपांतरण है होते हैं, तने का रूपांतरण आलू और प्याज। फिर से सुनिए, तने का रूपांतरण आलू और प्याज है, और लोग पक्का गड़बड़ करेंगे, मूली और गाजर में कहेंगे भैया तना। तना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जड़ों का रूपांतरण है। तो जड़ों का रूपांतरण मूली और गाजर, तने का जो रूपांतरण होता है आलू और प्याज, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाई जाती है तो मस्तिष्क में, है ना, पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाएगी, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और मास्टर ग्लैंड्स हम लोग कह लेते हैं, ग्रंथि कहते हैं, जो पिट्यूटरी पे भी कमांड करती है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। वो क्या है, वो भी मैं वीडियो दे रखा हूँ, तो आप देख लीजिए, है ना। वीडियो तो बहुत भयंकर तरीके से, काफ़ी वीडियो है ना। अब देखिए, है ना, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको, उस चीज़ को देख करके। और चलिए, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी हो गई। दो वंशानुगत रोग, वार्धनता और हीमोफीलिया, ये दो चीज़ें जो हैं वंशानुगत रोग हैं, वार्धनता और हीमोफीलिया। ओके, हीमोफीलिया, लोहे मेहता याद रखेंगे। और आगे, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांध का वर्णन किया था किसने? हेरनर ने 1876 में। हेरनर ने 1876 में वर्णांधता के बारे में सबसे पहले बताया था। यानी कि होता ना कलर ब्लाइंडनेस। तो हाँ, एक चीज़ है, अगर जिसको कलर ब्लाइंडनेस है तो भाई वो लोको पायलट में नहीं जा सकता है। ओके, चलिए, वो तो है भी नहीं इसमें। इस बार में तो क्या है, इस बार तो अगर रेलवे में देखें, अगर एनटीपीसी में, तो गुड्स गार्ड की और एसएम की काफ़ी भर्तियाँ हैं, बाकी अन्य जो हैं। तो अपना टारगेट सेट रखिए कि बस मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए, और लगे रहिए।
हाँ, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं विभेद कर पाते हरे और लाल में, वो लोग जान नहीं पाते तो भाई बहुत समस्या हो जाएगी ना ऐसे में। तो ये चीज़ तो भाई गार्ड वगैरह का भी चेक किया जाएगा ना, नहीं तो वो भी क्या सिग्नल देगा यार। थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है थायराइड ग्रंथ से निकलता है ना, तो थायराइड ग्रंथि है ना, जैसे हमारा गले से था जोएटर गोएटर होता है, जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जठर रस जो पेट में होता है वो HCl, वहाँ पे देखिए एज अ हार्मोन वो काम करता है HCl जो है, क्योंकि वो एक्टिव करता है पेप्सिनोजन को, है ना, प्रो प्रोरेनिन और पेप्सिन को वो एक्टिव करता है वहाँ पे पेट में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी है कंप्लीट वीडियो, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार तसल्ली के लिए प्ले लिस्ट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, कोई भी इसमें लगभग बहुत चीज़ें जो हैं आपको एकदम से कंप्लीट होगी अगर देख लिए तो। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल सहजीवी होते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में ही, प्रोटीन का पाचन हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में हो जाता है, छोटी आंत में सबका पाचन हो जाता है, ठीक है। 30% बचा हुआ और जो कार्बोहाइड्रेट है वो, और बचा हुआ 10%, और फिर वो 100% सब कंप्लीट हो जाता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ मुख से ही हो जाता है, 70% कार्बोहाइड्रेट मुख से ही पचा लिया जाता है ना। इसीलिए कहते हैं खिलाड़ियों को सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देनी चाहिए रिसेंटली एनर्जी के लिए, क्योंकि तुरंत जो है वो एक दहन का काम होता है, कि जो पेट्रोल डीजल है वो, समझ रहे हैं, स्टोरेज एनर्जी नहीं है वो। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है, उसमें बिलाई जो होती है ना, बिलाई, उसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है काफ़ी बढ़िया मात्रा से, है ना। तो देखिए डेनोरम जेजुनम और इलियम, इलियम वाले पार्ट में जो है छोटी आंत का, छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। डेनोम वाले में पाचन कंप्लीट हो जाता है, सारी चीज़ें 100% कंप्लीट हो जाती है, पाचन तीनों सारी, मतलब क्या, तीन ही चीज़ें होती हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन, इन्हीं तीनों का पाचन होना होता है तो कंप्लीट हो जाता है डेनोम में। और जेजुनम में जाता है सिर्फ वो ट्रांसफर करता है, और इलियम में अब्जॉर्प्शन हो जाता है छोटी आंत के ही पार्ट में। और बड़ी आंत का तो फिर कोई मतलब नहीं है, उधर आपकी एक अवशेषी अंग मिल जाता है, और बाकी थोड़ी बहुत आंत की बैक्टीरिया भी मिलती हैं। चलिए उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। लार में पाए जाने वाले जो एंजाइम है वो टाइलिन है, टाइलिन अमाइलेज, ठीक है, और लाइपेज। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में, टिबिया जो है, टिबिया ध्यान देंगे, टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों को की संख्या सर्वाधिक होती है तो उंगलियां, उंगलियों में हड्डियां सर्वाधिक होती हैं, ये ध्यान देंगे। उसके बाद भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम, है ना। और एंजाइम की रचना होती है एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड से होती है, ये ध्यान देंगे। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो स्टार्च जो होता है, स्टार्च का पाचन करते हैं माल्टोज में, मीठी चीज़ें यानी ग्लूकोज वाली चीज़ें। शरीर में एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 20। एमिनो एसिड शरीर में कितने, 20 होती हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से ही किया जाता है। प्रोटीन जो है एक्चुअल में संरचनात्मक का काम करती है, और प्लस मानसिक विकास, है ना। जैसे लेडीज़ लोग परेशान रहती है कि भाई बाल गिर रहे हैं या कुछ दिक्कत है, भाई प्रोटीन खाइए, सिर्फ लगाइए, इससे कोई वो नहीं है, खाइए। प्रोटीन का जो है सबसे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल जिसके भी हों, बाल गिर रहे हों तो वो गिरेंगे नहीं, काले रहेंगे, सही रहेंगे, है ना। तो क्योंकि इसको प्रोटीन ही चाहिए, रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा प्रोटीन होती है। और प्लस शारीरिक विकास, मानसिक विकास भी तो प्रोटीन से ही होता है। बच्चा होशियार नहीं है या वो थोड़ा सा कमज़ोर होता जा रहा है, मेमोराइज करने वाली चीज़ें दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करें, प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा हम कहेंगे मशरूम। मशरूम हर समय तो अवेलेबल होना थोड़ा वो होता है और कॉस्टली भी होता है, तो आप क्या करेंगे, आप इस्तेमाल करिए क्या नाम है यार उसका, वो जो खली आती है, सोयाबीन। सोयाबीन का बीज भी आता है, और बीज खाएंगे तो और अच्छी बात है ना। तो लिपिड भी मिल जाएगा उसमें, और आपका सोयाबीन का इस्तेमाल करें सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद दूध वगैरह है, मछली है, लेकिन वो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तो शाकाहारी वालों के लिए। तो ठीक है, समझ रहे ना, प्रोटीन अंडे में भी पाया जाता है। मैं कहाँ था यार, हाँ, हड्डियों, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। तो मैं ये बता रहा था कार्यात्मक, और जैसे हाइट बढ़ना। अब देखिए कुछ लोग होते हैं ना, जैसे प्रोटीन, वो आपके बच्चों को, जैसे बॉर्नवीटा होता है, क्या है यार उसमें प्रोटीन ही तो है। तो प्रोटीन ऐसे लीजिए आप पाउच के रूप में लीजिए तो
अपनी अपनी सोच है, चलिए ठीक है। हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है भाई? कैल्शियम व फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस, बोरान वगैरह इत्यादि सब चाहिए होता है, लेकिन मुख्य घटक जो है कैल्शियम एंड फास्फोरस है। भोपाल गैस कांड, हाँ भोपाल त्रासदी 1984 में हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता, बहुत बार पूछा गया। 1984 के बाद से लगातार एग्जामों में बनता रहा है। काला हीरा तथा काला शीशा किसको कहते हैं? तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। देखिए, काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं और ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन क्या है? एड्रिनल को कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। हम एड्रिनल ग्लैंड्स को कहते हैं, एड्रिनल जो हार्मोन्स निकलता है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग जो होती है पत्तियां होती हैं। पत्तियों का रंग क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण हरा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल होता है एक्चुअल में। तो ये ध्यान देंगे, बात वही है। पत्तियों का रंग पीला हो जाता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। अब देखिए कैरोटीन, अब उसमें पूछ लेता है ना कि जो गाय का दूध है वो पीला क्यों होता है? तो गाय का दूध जो है पीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? और जो दूध 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 में प्रोटीन पाया जाता है तो कैप्सेसिन प्रोटीन पाई जाती है दूध में, है ना, भैंस वगैरह की। और कैरोटीन की वजह से इसका दूध का रंग पीला होता है। तो पौधों का रंग भी तो पीला ही दिखा रहा है इसी की वजह से। ठीक है। पर्णहरित जो है मैग्नीशियम के कारण उपस्थित होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित रहती है। प्रकाश संश्लेषण ना हो तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित ना होगी, क्योंकि उसी समय क्या होता है, CO2 लिया जाता है पौधों द्वारा और O2 गिव अप करते हैं वो लोग। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण, या सिर्फ इंग्लिश में आ जाएगा तो फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और परेशान तो नहीं हो रहे हैं? नहीं होना नहीं है, नौकरी चाहिए तो परेशान मत होइए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो उपचयन के, ये क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा है और एक गड़बड़ हो जाएगा। उपापचय क्रिया हम देखते हैं ना, उपचय अपचय। तो उपचय के दौरान जल से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हमें उपचय के दौरान जल से हमें प्राप्त होता है। क्या? ऑक्सीजन। CO2 से नहीं, पक्का गड़बड़ नहीं करिए, क्या, जल से। तो ये ध्यान देंगे। और उपचय के दौरान, ये क्वेश्चन आराम से पूछेगा रेलवे। TCS मतलब धुआंधार लगी हुई है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है भाई? फास्फोग्लिसरील एसिड। प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरील अम्ल है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना का। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु जो है राइजोबियम ही कहलाता है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु को राइजोबियम कहते हैं। और एक चीज़ आप देखते हैं, फसल चक्रण जो होता है, फसल चक्र या परिवर्तन करते हैं तो नाइट्रोजन होता है ना जो 78% एटमॉस्फेयर में मिलता है हम लोगों को। तो पौधों के लिए सर्वाधिक जो रिक्वायरमेंट होती है तो नाइट्रोजन की होती है। और नाइट्रोजन को जो है पौधे स्वयं जब बनाते हैं तो इन्हीं दलहन के जो पेड़ है ना उसमें देखिए गांठें बन जाया करेंगे। पेड़ में नहीं, जड़ों में बता रहा हूँ मैं, जमीन के अंदर ऐसे ऐसे गांठें बन जाएंगी, ऐसे ऐसे गांठें। ठीक है, इस टाइप की। तो वो जो गांठें होती हैं वो नाइट्रोजन वो स्टोर कर रहे होते हैं, तो वो उसी के तहत राइजोबियम भी आता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे क्या था? हाँ, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में, ये ध्यान देंगे, नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम द्वारा किया जाता है। ये सब चीज़ें ध्यान देते रहिए और ये सब पूछा जाता है भाई। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो फ्लोएम के द्वारा। देखिए खाद्य पदार्थ जो बनते हैं ना वो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। खनिज लवण, जल, वो जाइलम के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। वह नियंत्रण, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, कैसे वो बढ़ रहा है? तो आक्सेनोमीटर से। आक्सेनोमीटर से आप क्या करेंगे? पौधे की वृद्धि दर मापेंगे। आत्महत्या की थैली कहलाती है तो लाइसोसोम्स। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम्स कहलाती है। एक्चुअल में नहीं दिया, लाइसोसोम्स की खोज जो है डी डुबे ने किया। जो आत्महत्या करेगा डूब के करेगा ना भैया, वो डूब जाएगा तो डूबेगा तो मर जाएगा, तो मर जाएगा तो उसे हम कहेंगे आत्महत्या कर लिया। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स की खोज 1949 में किया था डी डुबे ने। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाती है? राइबोसोम्स को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं एक्चुअल में।
राइबोसोम्स। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स के द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए तो फैक्ट्री है वो। डीएनए की खोज सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक ने करी थी। डीएनए की डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो और डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक किया जाता है किया था सबसे पहले कॉनबर्ग ने। डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ये दोनों क्या है, एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड है, और ये आनुवांशिकी के लक्षण के लिए सबसे ज़्यादा दायित्व डीएनए का होता है, और आरएनए तो उसका नौकर है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि वो कहेगा प्रोटीन संश्लेषण करो, डीएनए बोलेगा तो आरएनए करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो काम करता है बेचारा, उसके लिए नौकरी पे रखा है डीएनए ने। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो जीन। क्रियात्मक मतलब सबसे छोटी इकाई जो आनुवंशिकी की होती है, जीन कहते हैं उसे, जीन, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो बनाया था वो वाटसन एवं क्रिक ने ही बनाया था। अब बात करेंगे हम डीएनए की इकाइयाँ क्या क्या हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो है डीएनए की इकाई है। प्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण अरविंद खुराना ने जो किया था, भारत मूल से। पुरुषों व स्त्रियों की जीन संगठन जो एक्स वाई और एक्स एक्स होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, है ना। लड़का या लड़की का कैसे मतलब गुणसूत्र बनते हैं। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम्स पाता है तो 22+y, ठीक है। 22+y मतलब एक्स जो है, एक्स और वाई होता है तो 22, 23 होने हैं ना, 23 तो वाई वाला जो है 23वां नंबर होता है, तो वो हो जाता है 23, 46। बच्चों का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा ही, है ना। जैसे किसी के सिर्फ लड़के या लड़कियां होते हैं तो उसमें जिम्मेदार जो है पुरुष ही होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराएंगे तो पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति किस व्यक्ति का पुत्र है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, क्योंकि इंसुलिन जो क्या करती है, ब्लड में शर्करा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना। पेनक्रियाज में उसका श्रावण होता है। इंसुलिन की खोज जो है बैटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में बनता है तो एक पेनक्रियाज अग्नाशय में बनता है ना। और बैंक्राइट्स एक रोग है तो श्वास नली का, बैंक्राइट्स जो है श्वास नली का। यार मुझे लग रहा है मेरी श्वास नली गड़बड़ होती जा रही है। और ठीक है, पेप्सिन और एक उदाहरण है तो एंजाइम का। किसका, पेप्सिन किसका उदाहरण है, एंजाइम का। पूछा है दूध में नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी, दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी, ये ध्यान देंगे। और मैं यार कभी पढ़ा था शायद थोड़ी बहुत पाया जाता है, चलिए वो तो कन्फ्यूज़न वाली बात होगी। बाकी विटामिन लगभग पाए जाते हैं, क्योंकि तभी तो संपूर्ण भोजन कहलाता है ना बच्चों के लिए। तो सी के अलावा बाकी सारी चीज़ें लगभग लगभग होती हैं। याद दिया है तो ध्यान दीजिए। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, शरीर के अंदर से बनाए निकलते हैं, जो आमतौर पे हार्मफुल होते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, ये परजीवी जो है ना, प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया का रोग उत्पन्न कराता है, जो मादा एनाफिलिस के माध्यम से शरीर में फैलता है मनुष्य के। मलेरिया का रोग लीजिए, मिल गया। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग जो है प्लीहा, तीली जो होती है प्लीहा, वो मलेरिया में प्रभावित होती है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी, वाह, विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। देखिए अब देखिए मानव मूत्र का, देखिए मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मतलब शुरुआत में 6.3, तो यहाँ पे देखिए लगभग लगभग डायरेक्ट 6 ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नियर बाय में भी दे देता है कभी कभार, मोटामोटी। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण, ये ध्यान देंगे, यूरोक्रोम की अधिकता होगी तो और ज़्यादा पीला होगा। बेटा में 3 भाग के हृदय होते हैं, ये ध्यान देंगे। मछलियों में दो काष्ठीय, मनुष्य हृदय में 4 कोष्ठीय होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा का जो होता है 10% जल होता है शरीर के भार का। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला जो है ऑक्सीजन तत्व है। और उसमें दिखा रहा है कि मनुष्य के शरीर में जल 65 से 80% होता है। पक्का, मैं समझ गया आप क्या सोच रहे हैं। अभी मैं पढ़ा हूँ कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का ना भाई, शरीर के भार का 10% होता है, 10% ओनली। लेकिन अगर हम कहें तो मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग तो वो लगभग 65 से 80% के अंतर्गत होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। इनका जो है फार्मूला होता है, इसको लगाएंगे आराम से कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ध्यान देंगे।
है ना। उसमें ये पूछ लेता है ये कब बराबर होते हैं, तो ये -40 डिग्री पे और अ, ये दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग बाद में। मनुष्य में मेरुदंड में कितने जोड़ा होता है, तो 31। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की खोज जो है वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण जो है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम्स की 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है कोशिका ही होती है। क्या होती है? संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट है कोशिका। सबसे छोटा जीवित कोशिका जो है माइकोप्लाज्म है, ये ध्यान देंगे। माइकोप्लाज्म सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक जो इकाई होगी वो न्यूरॉन होगी। और सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन ही होती है। सबसे बड़ा ऊतक न्यूरॉन ही होता है। कोशिका शब्द का सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने प्रयोग किया था और इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कोशिका के अंदर जो श्वसन करेगा ना वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जो एक्चुअल में हम कहें तो कशेरुकी टाइप का आप समझ सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अब देखिए इसमें क्या है, लिंगी जनन मतलब जिसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, है ना। स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। अब देखिए स्तंभ कंद सबका अलग अलग है। स्तंभ कंद जो हो जाएगा आलू। ठीक है, आलू साथ साथ वो जो बंडा होता है, बंडा, केसर, केसर मतलब ऐसे घुइयां, समझ रहे ना, वो घुइयां मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं, और अरुई। ओके। धन कंद जो हो जाएगा प्याज होगा, वो जुड़ता जाता है ना। तथा प्रकंद, प्रकंद हल्दी, अदरक, ये हो जाएंगे, समझ रहे ना। और सल्ककंद जो हो जाएगी सल्कंद या धनकंद प्याज। ठीक है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य जो भाग होता है वो फल भित्ति होती है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होती है। आम, पपीता तथा बेर के जो खाने योग्य भाग होता है वो मध्य फल भित्ति भाग होता है। फूल गोभी को खाने योग्य पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग कुकुरमीन। ठीक है, कुकुरमीन, कुकुरबिटेसिन, है ना। जैसे वो जब तीखापन लगेगा ना गाजर वाजर, वो नहीं यार, गाजर में खा लगता है, खीरा वगैरह में। तो ये सब पिगमेंट भी पूछे जाते हैं, तो काफ़ी जो महत्वपूर्ण पिगमेंट में इसमें है भी। टमाटर का रंग जो है लाइकोपिन की वजह से लाल रंग। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग जो है, अदरक और आलू जो है उस अदरक और आलू का जो है तना खाने योग्य भाग होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो होती है लैक्टोज होती है। लैक्टोज जो है और क्या है, शर्करा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है और लैक्टिक एसिड की वजह से फट जाता है। सबसे लंबा जो कृमि होगा टेपवर्म होता है, बीमारी फैलाता है टेपवर्म, है ना, कीड़ा। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने का जो है अपकेंद्र बल कार्य करता है उस पर, है ना। केंद्र से बाहर की ओर धक्का दे देना अपकेंद्र बल कहलाता है। बस सीधी सी, वो भी गोल गोल करके, ये समझिए ध्यान से। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व तो क्या होगा, दूध से जब आप क्रीम निकाल, देखिए कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, तो यही कंफ्यूजन तो समाप्त करनी है। जब आप दूध से क्रीम निकाल रहे होंगे तो घनत्व तो क्या होगा भैया, वो बढ़ेगा। एक्चुअल में जो घनत्व मोलों की संख्या जो होगी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें जो क्रीम था ना वो जगह ज़्यादा लिया करता था कम मोल होने पर भी। तो वो ध्यान देंगे, वो जाएगा निकल क्रीम, है ना, तो उसकी घनत्व तो जाएगी बढ़। ये सुन लीजिए, क्योंकि ये जो है आपको बिल्कुल बिल्कुल अभी गलत लग रहा होगा, जो बिल्कुल सही है। ठीक है। एक अश्व शक्ति, चलिए 746 वाट। जल का घनत्व तो अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जो घनत्व होता है ना वो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और जो आयतन होती है उसमें सबसे कम होती है। उसके बाद जो है बर्फ बनना शुरू होगा, 0 के बाद तो बढ़ता जाएगा, उसके बाद भी बढ़ेगा, मतलब प्लस में भी। मूल रंग कहलाते हैं तो कौन, नीला, लाल और हरा, है ना। हनीला हनीला ऐसे याद कर लीजिए। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के माध्यम से होता है। ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो जाता है, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से
रेनबो बनती है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं भैया 7 होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग जो सबसे बीच में होता है हरा होता है। ये तो सब बचपन से ही याद करते हैं 10th 9th में। प्रकाश का रंग जो है निश्चित होता है तो तरंग दैर्ध्य द्वारा, है ना, तरंग दैर्ध्य द्वारा। जैसे हम कहें तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होती है किसके किसके बीच में होती है, तो आपका जो सबसे मैक्सिमम जो होगा लाल रंग का वो 7800 एंगस्ट्राम होता है। कितना, 7800 एंगस्ट्राम। और सबसे लोएस्ट जो होगा 3900 एंगस्ट्राम। और आपको ये डेटा तो कभी कभार जो है इधर उधर भी मिलेगा, इतना कंफ्यूज मत होइए, 4000 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जितना ऊपर जाएंगे बढ़ता जाएगा और ये चीज़ें उसी हिसाब से कंप्लीट करी जाती है। पराबैंगनी किरणों की खोज जो है रीटर ने की थी। कौन, रीटर, कॉन्टर रीटर, पराबैंगनी किरणों की खोज। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है, तो भाई लाल और बैंगनी का मैं बता दिया। अब देखिए ये 3900 नहीं, यहाँ तो एग्जैक्ट डेटा है, बढ़िया है भाई, 3900 और 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था, ज्ञात किया था रोमर ने, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग बिल्कुल काला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का जो प्रकीर्णन हो जाता है ना, वहाँ से जो वहाँ पे काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को, क्योंकि वहाँ पे प्रकीर्णन नहीं होता है। यह लिखा है सूर्य प्रकीर्णन के कारण, वो थोड़ी सी गलत तरीके से लिखा है, लेकिन ये ध्यान दीजिए, शायद ये यही दे देगा ऑप्शन में। तो सूर्य प्रकीर्णन के कारण, एक्चुअल में प्रकीर्णन तो होती है, हमें यहाँ नीला दिखाई देता है। ये थोड़ा सा उल्टा टाइप का लग रहा है मुझे। ये देखिए लिखा है ना, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, आकाश भी नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तो अपवर्तन में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते। रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा। किसमें, समतल में। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, तो समतल दर्पण को सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आप पढ़ भी तो रखे हैं, लेकिन फिर भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ये छोटी चीज है, ऐसे याद रखिए, ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे अनंत पर, पता नहीं कहाँ। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। और पता है लोग क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं वो तो गोल ऐसा क्यों ऐसा बन गया। अरे भाई ये ध्यान दीजिए कि अवतल इधर से हम ध्यान देंगे, जैसे भी करके उल्टा पुल्टा याद रखिए। वो काम क्या करता है एक्चुअल में, अवतल लेंस का काम करता है, नहीं ऐसा वाला, लेकिन वो बनता तो गोल उत्तल है ना, तो पक्का सब लोग यही करेंगे और ये गलत कर लेंगे, इसीलिए तो रिवीजन होता है। विद्युत फ्यूज जो होता है, हमें तांबा, टिन और शीशा से मिलाकर हम विद्युत फ्यूज बनाते हैं, है ना। जैसे नाइक्रोम का तार बनाते हैं तो टिन और ये मिला दिया जाता है, ठीक है। लेकिन फ्यूज, हीटर का तार बनाते हैं तो नाइक्रोम का, और नाइक्रोम किससे बनता है, तांबा और सॉरी यार क्या बोल रहा, टिन और शीशा से। बल्बों का फिलामेंट होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाली गैस जो है नाइट्रोजन है। आर्गन भी भरी जाती है। पानी का वाष्प भर लिया जाता है ट्यूबलाइट में, ओके। और फ्यूज का तार जो बना होता है वो शीशा और टिन का बना होता है, देखिए आ गया ना। उसके बाद हम बात करेंगे फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग, अच्छी बात है। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट। कौन सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। क्या, फिक्सर स्थायीकरण के रूप में, है ना, मेगा पिक्सल ऐसा कुछ कहते हैं बार बार, तो पिक्सर जो है सोडियम थायोसल्फेट के में लगाया जाता है। तो भाई वीडियो कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट करके बोल दीजिए, है ना। मेहनत लगता है यार, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट किया करें, ठीक है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफ के अंतर्गत। तेल दीप की बत्ती में तेल कैसे, तो केशिकत्व के कारण। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, केशिकत्व के कारण। और जैसे साउथ इंडियन में बताऊँ, रिवर्स जो बनते हैं, जो उनका प्रवाह होता है, तो ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो वह भी केशिकत्व के द्वारा पानी उठता है ऊपर। ओहो, चलिए देखिए बात करते हैं, अगर हिमालय है तो हिमालय में आप बर्फ को पिघला के मान लीजिए पानी आप ला दे रहे हैं, मान लिया है ना। और फिर
साउथ इंडिया में तो ऐसा नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? तो वो केसिका तो ही काम करता है। थोड़ा सा इस पर विचार करें, विचार जरूर करें। हीरा का चमकना तथा मरीचिका बनना सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाइयां जो होती हैं, भू स्थिर उपग्रह जो है कि कितने ऊंचाई पर हम रख सकते हैं उसको, तो 36,000 किलोमीटर के ऊपर मतलब पर रख सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन टू हीलियम, और 71% के आसपास जो है हाइड्रोजन पाया जाता है, 26% के आसपास और हीलियम पाई जाती है। दोनों का आपस में संलयन होता है। बचा 1-2% जो है ना, वो अन्य धूल गैस कण ये है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हो गया। रॉकेट की गति जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है ना। संवेग संरक्षण का सिद्धांत या क्रिया प्रतिक्रिया भी एक्चुअल में हम कहते हैं। तो ये ध्यान देंगे, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस करिए। मानव नेत्र का कार्य होता है तो उत्तल लेंस की तरह, मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि हम कहते हैं उसमें मायोपिया दूर करना होता है तो अवतल लेंस लगाकर। बड़ा ध्यान से समझिए इसको, एक्चुअल में ना निकट दृष्टि दोष है भाई साहब को, तो इनको तो निकट की जो साफ साफ दिख रही है लेकिन दूर की नहीं दिख रही इनको, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है ना, मायोपिया। तो इसके लिए अवतल अवतल लगाते हैं। और ऊ से अगर देखिए आप ऐसे याद रखना, थोड़ा तरीका समझिए। मान लीजिए अवतल, अवतल तो दृष्टि दोष है कौन सी, निकट पहले आ गया, अव पहले आता है ना, निकट पहले आ गया। अब उत्तल दूर, जब दूर होगा तो जल्दी नहीं आएगा, तो वो ऊ, अ से दूर कौन है, ऊ है। तो उत्तल का दूर दृष्टि दोष याद रखेंगे, एक्चुअल में होते अपोजिट है। और निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा और फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ये जो है उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, हाइड्रोजन बम संलयन पर काम करता है। ठीक है, तो ये पूछ भी लेता है कि कौन कौन, तो ऑटो हान जो है और एडवर्ड टेलर जो हो जाएंगे वो विखंडन वाले हो जाएंगे, और ऑटो हान नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम। ठीक है, थोड़ा सा देखते रहिए अपने आप भी। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आमतौर पर दाढ़ी बनाने और आंख नाक कान की जांच जो है अवतल लेंस द्वारा किया जाता है, डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन, नाभिकीय विखंडन में क्या इस्तेमाल किया जाता है, न्यूट्रॉन इस्तेमाल किया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो है पारा, Hg जो है पारा 80 नंबर का, ये जो धातु है पारा। और भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रोमीन जो है वो धातु 35 नंबर पर पाई जाती है। और भी पाए जाते हैं, जैसे मैं बताऊं तो गैलियम आई थिंक होता है, वो भी है ना। टोटल मुझे लगता है पीरियोडिक टेबल में, अब मैं भी देखिए मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, आप थोड़ा सा बताइएगा। और कभी इस किताब में पढ़िए तो उसमें 2 ही दिखा देगा, कभी कभी देखिए और कभी अब देखिए किसी में 5 5 दिखाएगा कि भाई इतने अलग अलग कलर का दिखा देता है। तो फिलहाल मुझे 5 पता है, आप कमेंट कर सकते हैं। ब्रोमीन 35 एटॉमिक नंबर होता है। विद्युत धारा मापी जाती है तो मीटर के तहत, है ना, मीटर से मापते हैं हम लोग। अदिश राशियाँ जो है कार्य ऊर्जा ताप समय चाल इत्यादि अदिश राशियाँ हैं। त्वरण बल विस्थापन संवेग ये सारी जो है क्या है, सदिश राशियाँ हैं एक्चुअल में, जिसमें दिशा जो है परिमाण के साथ फिक्स होती है वो सदिश हो जाती है। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आप जानते ही हैं। थोड़ा शोर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो तत्व का सबसे छोटा जो कण होता है वो परमाणु कहलाती है ना। पहले लगा कि इससे छोटा नहीं किया जा सकता है, तो कण कह रहे हैं ना, पदार्थ का जो तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है वो परमाणु है, एटम है ना, जो 3 भागों से न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। चलिए, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट जो होता है अणु होता है। परमाणुओं के 3 मौलिक कण क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझिएगा। अब यहाँ पे लिखा है प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अब जरा ये ट्रिक बताइए, ईंट पर नाच, अब नाचना तो बंद हो गया ऐसे में, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, खोज किया था लेकिन वो सिद्धांत जो देगा ना वो प्रोटॉन की, वो क्या नाम है, ईट, तो क्या है ईट, ईटर से थॉम्सन हो गए, पर हाँ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ही रहेंगे यहाँ पे। जो गोल्डस्टीन है वो प्रोटॉन की खोज की थी, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑप्शन पर भी आप डिपेंडेबल रहेंगे, लेकिन यहाँ पे खोज जो है वो गोल्डस्टीन ही है, सिद्धांत जो देंगे वो हो जाएंगे रदरफोर्ड।
न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित धनावेशित पूर्णांक, तो न्यूट्रॉन भैया कुछ नहीं होता, वो उदासीन होता है। पॉजिट्रॉन की खोज जो है, ये ध्यान देंगे, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वो आमतौर पर ऑक्सीकरण और अवकरण कहलाती है। ऑक्सीडेशन क्या होगा? त्यागना और ग्रहण करना, अवकरण हो जाता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है भाई? तो 1840 गुना होता है। प्रोटॉन का जो भार है ना, वो इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो आकृति है वो प्रोटॉन की आकृति से बड़ी होती है। ये चीज़ ध्यान देंगे। वैद्युत और रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। वैद्युत अपघटन के में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर ही जाएगा, ये ध्यान देना है। ऑक्सीडेशन जो होगा एनोड पर ही जाएगा। अब देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, तो उन्होंने बताया था कि भाई प्रोटॉन नाम का भी कुछ चीज़ होता है, और नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उन्होंने बताया था। तत्व के परमाणु और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है तो परमाणु संख्या, एटम नंबर, जो हमारे परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में हमारा आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी 1913 का जो है, हाँ 1913 का मोजले द्वारा दिया गया है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं तो समस्थानिक कहते हैं। समबारिक में क्या होगा भाई? इसका उल्टा, यानी कि द्रव्यमान जो है वो सेम रहेगा, परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के उदग्र और क्षैतिज स्तंभ को वर्ग और आवर्त कहते हैं, है ना, ग्रुप या आवर्त कहा जाता है। ऐसा ऐसा जो होता है इस टाइप का, इसे हम वर्ग कहेंगे। 18 वर्ग होते हैं वर्तमान में और 7 आवर्त है। ठीक है, तो ठीक है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है डोबे राइनर ने किया था। डोबे राइनर का एक्चुअल में डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत आया था, और उसके बाद न्यूलैंडस का। और देखिए, डोबे राइनर का जो त्रिक सिद्धांत था वो थोड़ा सा कुछ कुछ जगह सही था, यानी कि इधर सोडियम रख दिए इधर ये रख दिए तो उनका दोनों का औसत जो है बीच वाला होगा, तो 2-3 जगह सही हुए बाबू साहब। उसके बाद फिर सारे गामा पधनी से आ गए, यानी न्यूलैंडस का अष्टक सिद्धांत आया, वो भी काफ़ी कुछ थोड़ा सा किया, उसके बाद वो भी निकल लिया, सारे गामा पधनी सा करते हुए चला गया बिना संगीत किए। उसके बाद जो है फिर आए आवर्त सारणी लेकर, पहले जो आए सबसे पहले वो क्या नाम था इनका? मेंडलीफ। ठीक है, मेंडल। तो ये सबसे पहले परमाणु भार के, लेकिन ये बढ़ते हुए क्रम में रख दिए थे, वो बिगड़ गया, फिर अब क्रमांक में बाद में रखा गया आधुनिक में। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो टेफ्लॉन के बने होते हैं, एक्चुअल में प्लास्टिक का ही प्रकार है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को हम लोग धातु क्रम कहते हैं। बर्तन में कढ़ाई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड, एक्चुअल में अमोनियम क्लोराइड, ये ध्यान देंगे। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण, और स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग हो जाता है। देखिए सब दे ही रखा है। भविष्य का ईंधन कहा जाता तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मार्स गैस मीथेन, नोबेल गैस हीलियम। नोबेल गैस एक्चुअल में पूरी जो है सीरीज ही है, जीरो वर्ग वाले, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये भी है, तो ये सब है। नोबेल गैस कहलाती है तो हीलियम। उसके बाद सर्वाधिक हल्की गैस जो है हाइड्रोजन होगी। नोबेल गैसों में या आखिरी गैसों में सबसे ज़्यादा हीलियम हल्की होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, सबसे भारी ऑस्मियम, सबसे कठोर जो होगा प्लेटिनम, है ना। प्लेटिनम सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर पदार्थ अगर हम कहेंगे तो वो हीरा होगा, और सर्वाधिक प्रत्यास्थ जो होती है स्टील, प्रत्यास्थ धातु, यानी कि प्रत्यास्थता का गुण सबसे ज़्यादा स्टील में पाया जाता है। गुब्बारा तथा वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली जो गैस है तो वो हीलियम होती है, सबसे हल्की और अक्रिय गैस। ओहो, अश्रु गैस जो है क्लोरोएसिटोफिनेन है ना, आंसू गैस कहा जाता है। क्लोरोएसिटोफिनोन, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ओके। जल की अस्थायी कठोरता को कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का जो होता है उसकी वजह से अस्थायी कठोरता पाई जाती है।
है ना। जल में स्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। और अस्थायी कठोरता तो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये ध्यान देंगे बाइकार्बोनेट है। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे और उसको गर्म कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट। जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल, सबसे शुद्ध जो है वर्षा का जल ही शुद्ध रूप होता है। भारी जल जो है D2O का अणुभार होता है कितना भाई, 20 होता है, इसको निकालना पड़ता है। भारी जल की खोज जो है 1932 में यूरे तथा वासवान ने किया था। 1932 में वासवान से याद आप रखेंगे क्योंकि जो D2O होता है ना वो क्या होती है, रेडियो एक्टिव जब होते हैं उसमें क्या होता है, रेडिएशन को रोकने का काम करता है, तो धुल देता है, तो ऐसे याद रखेंगे यूरे वासवान। इसका रसायन नाम जो है ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, सॉरी ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, तो याद रखेंगे। कृत्रिम वर्षा के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और अब मैं थोड़ा सा यार लग रहा है, आई एम फीलिंग सो टायर्ड। मुझे लग रहा है अब एक वीडियो नहीं कंप्लीट करेंगे, मास्टर वीडियो को दो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, नहीं तो 2.5 घंटे का बनेगा यार, एक मूवी हो जाएगी। और मैं थोड़ा सा ऐसा फील कर रहा हूँ कि सर दर्द हो रहा है। तो 15 तक हम लोग देख लिया ना, ये याद रखिएगा। 16 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, अगले वीडियो में उसको भी कंप्लीट करेंगे। वादा से मुँह करना पड़ जा रहा है बीच बीच में। तो ठीक है, ये वीडियो आपने एंड तक देखा है तो बहुत ही आपको मतलब लाभ होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने अंत तक देखा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दिल से, ठीक है, प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी भी नहीं किया है तो अब तो कर ही दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो अगली वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। अब यहीं से विराम लेने वाला हूँ मैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और आपके कमेंट मेरे मोटिवेशन को सोर्सेज होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, अपने आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और अपने तैयारी करते रहिए। उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, उस हिसाब से और मटेरियल भी प्रोवाइड मैं कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपकी कुछ डिमांड हो तो आप रखा करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारत।